हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी गाइडलाइन। दोस्तों आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 ये वीडियो पार्ट नंबर 4 होने वाली है। दोस्तों इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रणोद तथा दाब क्या होता है। दोस्तों आपने क्लास 8 के या 7 क्लास में दाब पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ अब प्रणोद पढ़ेंगे। दोस्तों प्रणोद होता क्या है? प्रणोद एक प्रकार का बल होता है दोस्तों, जो सतह के लंबवत कार्य करता है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रणोद। प्रणोद को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट। दोस्तों ये सतह के लंबवत होता है। जिसे यहाँ पर समझ लेते हैं कि कोई सतह ले लीजिए, जब हम लंबवत बल लगाते हैं दोस्तों, तो इसी लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। तो आपका प्रणोद क्या एक प्रकार का बल होता है। तो ये डिफाइन कर देते हैं दोस्तों। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को प्रणोद कहते हैं। एक बात और दोस्तों, इसमें एक और बात होती है कि यह बल की दिशा पर निर्भर करता है कि आप परपेंडिकुलर बल लगाते हैं कि नहीं। अगर आपने ऐसे 45 डिग्री पर लगाते हैं दोस्तों, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि ये बल की दिशा पर निर्भर करता है। बल हमेशा आप 90 डिग्री पर लगाएंगे परपेंडिकुलर। ओके दोस्तों, तो एक बार और बढ़ा देते हैं। बल की दिशा पर निर्भर करता है दोस्तों, वस्तु के क्षेत्रफल पर नहीं। वस्तु के क्षेत्रफल पर नहीं दोस्तों। जैसा कि आपने देख लिया कि ये कोई सतह हो गया, तो सतह आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन बल उस पर आप 90 डिग्री पे लगाइए परपेंडिकुलर। ये निर्भर होता है दोस्तों इसमें होता है क्या कि बल प्रणोद को हम बल कह सकते हैं। तो बल का मात्रक आप क्या जानते हैं? न्यूटन होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रणोद एक प्रकार की बल है, तो प्रणोद का मात्रक न्यूटन होगा। ये होता है दोस्तों न्यूटन। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि दाब। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों कि किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये क्या होता है कि लंबवत बल की दिशा पर नहीं निर्भर करता है, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बस इसमें इतना ही अंतर है। इसमें आप क्या कि बल की दिशा पर निर्भर कर रहा था कि ये बल हम लंबवत लगाएंगे, सतह पर नहीं। कोई भी सतह ले लीजिए, बल लंबवत लगाएंगे। लेकिन इसमें दिशा बल पर निर्भर नहीं करता है, सतह पर निर्भर करता है कि आप कितने क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं दोस्तों। इसका डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद कह लीजिए या बल कह लीजिए। दोस्तों दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों आप पढ़ेंगे इसमें कि दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का फार्मूला कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो दाब का फार्मूला ये होता है कि लंबवत बल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रणोद बट्टा
क्षेत्रफल दोस्तों। तो प्रणरोध और प्रणरोध क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो आप जानते हैं कि दाब को P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये प्रणरोध एक प्रकार का बल होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। ये होता है दोस्तों सूत्र। अब इसका मात्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये रहा दोस्तों मात्रक, या हम कह सकते हैं कि दाब का मात्रक होता है पास्कल। ये दोस्तों वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कि दैनिक जीवन में प्रणरोध का क्या महत्व है, इसको कैसे समझेंगे। चलिए जान लेते हैं प्रणरोध का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रणरोध का दैनिक जीवन में उपयोग। दोस्तों आपको पता है कि प्रणरोध एक प्रकार का बल होता है, ये सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बल के नहीं। तो इस पर इसका फर्स्ट क्या होगा हमारे दैनिक जीवन में, कि चाकू की धार को तेज होने से सब्जी आसानी से कट जाती है, क्योंकि धार तेज होने से क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। एक बार और दोस्तों, कि चाकू की धार तेज होने से सब्जी आसानी से कट जाती है, क्योंकि धार तेज होने से क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है दोस्तों। और दूसरा क्या होता है कि कील को दीवार में ठोकना। दोस्तों जब कील का क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। ज़रा सी बात है कि उसको क्षेत्रफल को कम कर दीजिए, दाब अधिक हो जाएगा, जिसके कारण कील आसानी से दीवार में धंस जाती है। और तीसरी हो जाता है दोस्तों कि ऊँट का रेगिस्तान में चलना। दोस्तों उसका क्षेत्रफल, उसके पैर का क्षेत्रफल कम होता है, अधिक होता है दोस्तों, जिसके कारण दाब कम लगता है। इस वजह से वह रेगिस्तान में चल लेता है, और ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम पढ़ने वाले दोस्तों कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए जान लेते हैं चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होता है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऊपर की क्लास में जाते हैं 9th 10th 11th कंपटीशन लेवल पर भी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है दोस्तों कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। कैसे पूछता है दोस्तों एक बार और, कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। अगर पृथ्वी पर भार 60 kg का है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, चंद्रमा पर 60 kg का है तो पृथ्वी पर क्या होगा। इसी को हम अंतर को हम समझने वाले हैं दोस्तों। चलिए समझ लेते हैं इसको पहले कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो जाकर विजिट कर लीजिएगा दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर एक आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। तो पता है कि ये पृथ्वी है दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है दोस्तों।
तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कम होता है दोस्तों। ये हो गई पृथ्वी और ये चंद्रमा। दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो जरा सी बात है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा। तो जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो चंद्रमा पर से किसी वस्तु का आकर्षण बल से कम होगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पृथ्वी की बड़ी है चंद्रमा से, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। अतः चंद्रमा कम आकर्षण बल लगाकर वस्तु को आकर्षित करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के समानुपाती होता है दोस्तों आपको पता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जैसे आप पृथ्वी ले लीजिए, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब दोस्तों पर इसमें जानेंगे कि इसका कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार का फार्मूला होता है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। दोस्तों इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर उसका भार 60 kg का है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है दोस्तों कि 1/6 गुणे पृथ्वी पर उस वस्तु का भार। दोस्तों ये रहा आपका फार्मूला। अगर मान लीजिए कि हम पृथ्वी पर 60 kg के हैं, तो अगर हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा, इस फार्मूला से हम निकालेंगे। दोस्तों इसी के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, उससे आपका डाउट दूर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो एक न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, बहुत ही आसान दोस्तों, आप मत घबराइए, हम बताएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से कि एक वस्तु का द्रव्यमान 60 kg पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर क्या होगा दोस्तों। तो आपको हल करते समय ये लिख देंगे कि यम का मान 60 kg, क्योंकि द्रव्यमान दिया है आपका 60 kg और हमको ज्ञात करना है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि 1/6 गुणे पृथ्वी पर
पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार 60 kg का है दोस्तों। तो 1/6 गुणे 60 तो 10 हो गया। देख रहे हैं दोस्तों कि 10 kg का होगा। अगर दोस्तों आप पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो आप चंद्रमा पर चले जाएंगे, वहाँ पर उसका भार आपका 10 kg का होगा। देख रहे हैं कितना 6 गुना घट रहा है दोस्तों। अगर चंद्रमा पर 6 kg का है तो पृथ्वी पर उसका भार 60 kg का हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान है दोस्तों। एक वस्तु का भार 60 kg है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो वस्तु का भार क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी, एक वस्तु का भार 60 kg का है किस पर? पृथ्वी पर। तो वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। ये नहीं कहा है दोस्तों कि चंद्रमा पर इसका भार ज्ञात करना है, बस कह रहा है कि भार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है आपका कि वस्तु का द्रव्यमान है 60 kg। वस्तु का द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, 60 kg का है। तो भार हमको निकालना है दोस्तों। भार का फार्मूला होता है कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और भार को हम W से डिनोटेट करते हैं और द्रव्यमान को m से, गुरुत्वीय त्वरण को G से। ये दोस्तों फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बेस पर हम बस मान को रख देंगे। तो आपका द्रव्यमान 60 kg का दिया है तो 60 रख देंगे। और जी का मान हमको पता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। ये स्मॉल जी का मान होता है। तो 60 गुणे 9.8, बस इसको सिंपलीफाई कर देंगे हम। तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54 4 58। तो हो जाएगा अपना कि 588 न्यूटन। ये रहा दोस्तों भार। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अच्छे लगे तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। थैंक्स।